नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, स्वैच्छिक दुनिया चैनल सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर द्वारा चलाया जाने वाला एक साहित्यिक प्रकोष्ठ है। एक साहित्यिक हमने एक न्यूज़पेपर भी निकाल के रखा है और हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है। साथ में ही हम ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से एक साहित्यिक प्रकोष्ठ भी चलाते हैं और आपसे नित्य नए नए साहित्यकारों को रूबरू कराते हैं। एक और ख़ास बात है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में हम हमारे शहर के उन लोगों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने कर्तव्यों से, अपने क्रियाकलापों से हमारे शहर को नए आयाम पे पहुंचाया है। और ऐसे ही आज एक चिरपरिचित चेहरे जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो कोई और नहीं बल्कि नामी गिरामी साहित्यकार हैं और उनका नाम डॉक्टर उदय नारायण उदय जी है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, अपने इस स्टूडियो में, और सोचता हूं, ऐसा महसूस करता हूं कि आपकी जो जीवनी है, आपके बारे में सुनकर हमारे जो नए युवा रचनाकार हैं और जो नए दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है कि आप संजय नगर नौबस्ता निवासी हैं और पेशे से एक शिक्षक हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप शिक्षण है, आपका जो विषय है वो अंग्रेजी है, लेकिन इसके बावजूद आप हिंदी में विज्ञ हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं। अभी अभी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 12 किताबों का लोकार्पण आपने अभी कराया है। ये अपने आप में कानपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो जानेंगे आपके ही मुंह से, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक बहुत बेताब हैं आपके परिचय को जानने के लिए। महोदय भाई राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाकर मेरा सम्मान किया और मेरी इस लोकप्रियता को आपने महसूस किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्वैच्छिक दुनिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके इस साहित्यिक कदम का मैं स्वागत करता हूं। मैं जो 12 किताबों का लोकार्पण कराया, ये वास्तव में चर्चा का विषय था। 13 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज सभागार में कानपुर के जाने माने साहित्यकार ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से साहित्यकार वहां उपस्थित हुए थे, जिनको मैंने 1 महीने पहले से आमंत्रण पत्र भेजा, उनको फ़ोन किया। उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर आकर सभागार में उपस्थित हुए और हमारे गौरव को बढ़ाया। जैसा कि आपने मेरा परिचय जानने की कोशिश की है, राजीव जी, मेरा नाम डॉक्टर उदय नारायण उदय है और मैं संजय नगर नौबस्ता का निवासी हूँ। वैसे तो मूलतः मेरे माता पिता फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के अमौली के पास गोहरारी गांव है, जहाँ के रहने वाले। वहाँ से आकर मैंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही मैंने अपना आवास बनाया और फिर इसी जगह संजय नगर में ही मैंने अपना एक स्थायी निवास बना लिया। यहीं से मेरी शादी हुई और यहीं मेरे बच्चे हुए और अब मेरे माता पिता की एक पहचान बन गया है। तो राजीव जी, ये मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं संजय नगर में रहता हूँ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ, जैसा कि आपने स्वयं ही बताया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माता पिता का जिक्र हुआ, शादी का जिक्र हुआ, तो जानना चाहता हूँ कि आपके जो पूज्य पिताजी हैं उनका क्या नाम है? वो भी क्या शिक्षा से ही जुड़े थे या कोई और पृष्ठभूमि थी? राजीव जी, जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि मैं शिक्षक हूं और साहित्यकार होने का मेरा एक परिचय मिला है, लेकिन मेरे माता पिता का शिक्षा से लगाव उतना अधिक नहीं था। मेरे पिताजी तो पेशे से किसान थे, जिनके पास खेती थी, लेकिन वो शिक्षा का बहुत आदर करते थे और मैं अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा हूं। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने बड़े बेटे को जितना संभव है मैं उतनी शिक्षा ग्रहण कराऊंगा। राजीव जी, ये उन्हीं के चरणों का प्रसाद है जो मैं एक गांव से निकलकर इस शहर में आकर बसा, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और यहीं पर कानपुर का एक स्थायी निवासी बन गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब बीज अच्छा होता है, फल और पेड़ तभी अच्छे होते हैं। तो आपके पिताजी किसान रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छा सपना दिखाया भविष्य का, और आपने शिक्षक बन के उसको पूर्ण भी किया।
लेकिन अब अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपने बताया कि यहीं पे आपकी शादी हुई, यहीं पे आगे की पढ़ाई लिखाई भी हुई। तो मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि जब तक एक औरत पीछे व्यक्तित्व के पीछे नहीं आती है तब तक सफलता नहीं आगे बढ़ती है। तो जिक्र करते हैं कि किस सन में आपकी शादी हुई और जो आपकी अर्धांगिनी है उनका नाम, उनका परिचय भी यहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। तो राजीव जी, मैं 1987 में जब परास्नातक कर लिया था, उसके बाद मेरे पिताजी ने, माताजी ने ये सोचा अब बच्चे की शादी कर दी जाए। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ संजय नगर नौबस्ता में, यहाँ से 200 मीटर की दूर पर ही संजय गांधी नगर है जो हमीरपुर रोड के दूसरी साइड है। वहीं के निवासी जो पोस्ट ऑफिस में थे, स्वर्गीय हैं छेदालाल जी साहू, उनकी बेटी शोभा मेरी अर्धांगिनी बनी और मेरी 3 जून 1987 को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे 2 बच्चे हुए और वही 2 बच्चे आज इंजीनियर हैं जो हमारे घर का गौरव बढ़ाते हैं। उन्हीं की दम पर हम साहित्य के क्षेत्र पर कदम रखते हैं। हर कदम पर मेरी पत्नी मेरा सहयोग करती है। यही नहीं, यदि मैं व्यस्त होता हूं लिखने में तो मुझे वो बिल्कुल जो है पूछती तक नहीं कि क्या कर रहे हो, और हमारे अगर आवश्यकता है पानी पीने की, वो खुद ये महसूस कर लेती है कि इनको 1 गिलास पानी की आवश्यकता है। पानी मेरे सामने टेबल पर होता है, समय पर चाय आ जाती है। खाने के वक्त जरूर वो कहती है कि अब लिखना बंद कर दो, खाना खा लो उसके बाद फिर लिखना। तो राजीव जी, जितना मैं साहित्य के क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें निस्संदेह मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है और मेरे बच्चों का भी उस पर कहीं ना कहीं सहयोग रहता है, जिसकी वजह से मैं अपने उस पर सफलता के आयाम पर पहुंचने में संतुष्ट हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। मुझे पहले ही इस बात का आभास था कि जो आप सिटी सिग्नेचर के रूप में है, तो ये सिग्नेचर 2 वजह से जाना जाएगा। एक तो साहित्य की वजह से, लेकिन उससे भी पहले भाभी जी की वजह से। तो मैं भाभी जी को भी सादर नमस्कार करता हूँ स्वैच्छिक दुनिया की ओर से। और अब आते हैं साहित्यिक यात्रा की ओर। लेकिन मित्रों, साहित्यिक यात्रा से भी पहले हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आप जिस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जो है वो जानने की कोशिश करते हैं आपसे। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं सर? राजीव जी, आपने शिक्षा के बारे में जानकारी ग्रहण की। आपको ये बता दें कि मैं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन शिक्षण में जिस क्षेत्र में करता हूँ वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। क्या? MM अली मेमोरियल इंटर कॉलेज बेकनगंज में हमारा विद्यालय है, जहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। बड़ा अच्छा विद्यालय है। पहले तो ये लगता था कि एरिया हमारे इससे विरोधी है, लेकिन जब मैंने वहाँ कदम रखा तो मैंने महसूस किया कि धर्म ये केवल तोड़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि धर्म जोड़ने के लिए भी होता है। जितना मैं अपने यहाँ संतुष्ट हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने विद्यालय में मुसलमान भाइयों के बीच में रहकर संतुष्ट हूँ। हमें बहुत सम्मान मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा और साहित्य में उन भाइयों का भी योगदान रहता है। मैं अपने विद्यालय का कृतज्ञ हूँ, जिसने हमको इस लायक बनाया। उसका कहीं ना कहीं तो हमारे विद्यालय में भी हो, जिसकी वजह से मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक लिखी है, स्टूडेंट्स फ्रेंड, जो उन विद्यार्थियों के बीच की बात को समझकर मैंने उनके स्तर तक लिखने की कोशिश की है। भाई, बहुत अच्छी बात है। ये गंगा जमुनी तहजीब है और मुझे बड़ी खुशी है शेयर करते हुए ये बात और मतलब आपसे चर्चा करते हुए कि कानपुर तो वैसे भी साहित्यकारों की नगरी है, क्रांतिकारियों की नगरी है। आज़ादी की लड़ाई यहाँ से लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई का बिगुल यहाँ से फूंका गया। पत्रकारिता गणेश शंकर विद्यार्थी की नगरी है। तो यहाँ पे जब आपने ऐसी बात कही तालीम की, धर्म की, मजहब की, जो जोड़ने का काम करते हैं, तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक इसको सुन के बहुत ही आह्लादित होंगे। चलिए बात करते हैं साहित्यिक यात्रा की। तो परास्नातक आपने जब किया था, तो मुझे उम्मीद है कि परास्नातक अंग्रेजी से ही किया होगा, और या आप उसके बारे में स्वयं बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो आपने मुझे बताया कि आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं और उसके बाद फिर हिंदी लेखन की रुचि किस तरह जागृत हुई, वहां से शुरू करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। राजीव जी,
जैसा कि आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी से परास्नातक किया होगा, ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने बीएससी बायो से किया, एमएससी जूलॉजी में दाखिला लिया, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां थीं और विषम परिस्थितियां भी ये हैं कि मैं ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष था। मुझे छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर भी रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। मैं छात्रों के बीच रहकर कुछ रास्ते से भटक गया था, जिसकी वजह से एमएससी रेगुलर होने में कुछ दिक्कत आ रही थी। कुछ हमारे ऊपर आरोप भी लगे थे, जिसकी वजह से शिक्षा में साइंस से मेरा कदम हट गया। उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि शिक्षा से हट जाना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं है। मैंने पुनः अपनी शिक्षा को पुनर्स्थापित करने के लिए अंग्रेजी विषय चुना, क्योंकि संस्थागत न रह पाने की वजह से एमएससी कंप्लीट नहीं कर सका। मैंने अंग्रेजी से परास्नातक किया और उस अंग्रेजी विषय का ही मुझे ये लाभ मिला कि मैं अंग्रेजी के शिक्षक के पद पर MM अली मेमोरियल इंटर कॉलेज में नियुक्त हुआ। साथियों, किस साल की बात है ये 2004 8/11/2004 को हमारी नियुक्ति हुई थी और तब से लगातार मैं सेवाएं अपने विद्यालय में दे रहा हूं। प्रश्न ये है कि अंग्रेजी का शिक्षक और हिंदी का लेखन विरोधाभास है, लेकिन मैंने अपनी मातृभूमि का एक कर्ज अपने मस्तक पर रखा और मातृभाषा हिंदी पर कुछ न कर पाने का मुझे अफसोस भी था। मैंने कदम रखा कि मातृभाषा के लिए कुछ न कुछ करेंगे। धीरे धीरे मैं साहित्यिक सम्मेलनों में जाने लगा। तरंग संस्था है जहाँ पर सुरेश राजहंस जी के सानिध्य में पहुँचा, जहाँ से कई गोष्ठियों में मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला और शिक्षक के नाते पीछे रहना मेरी सोच के बाहर था। अच्छा लिखने का प्रयास करता रहा और उसी का परिणाम है कि इतनी सारी कविताएं हिंदी में लिख गईं, जिनको मैंने संकलित किया तो 12 पुस्तकें लिखकर तैयार। क्या बात है, बहुत बधाई। अब मैं ये जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जो पहली कविता लिखी होगी आपने, वो किस सन में लिखी होगी, कहाँ से शुरुआत हुई? ये एक जिज्ञासा का प्रश्न होता है मन में। राजीव जी, ये एक अतीत की ओर मुझे ले जाने पर आपने मजबूर कर दिया। मैंने पहली कविता एक ऐसी परिस्थिति में लिखी थी जो आज बताने के में मुझे शर्म आ रही है। मैं जब इंटर में पढ़ता था तो मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी था, जिसको शाम को एक लड़की ने पत्र दिया और उस पत्र में कुछ शायरी लिखी थी। शायरी ये लिखी थी कि शायरी मुझे कुछ हल्का सा याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका कुछ हमको याद आ रहा है कि क्या तीर मारा तलवार मार दो, मुस्कुरा के एक बार आंख मार दो। ये जब पत्र उस लड़के को मिला तो पगलाया सा घूमने लगा और मैं जहां रहता था एक दिन मेरे पास शाम को गया। उसे ये मालूम था कि कहीं ना कहीं से ये लिखते हैं, लेकिन वो डरपोक बहुत था। उसने कहा, मेरा ये पत्र अब दोबारा ना मिले, मैं किसी तरह से कदम पीछे हटाना चाहता हूं, कुछ ऐसा लिखो कि दोबारा वो ना लिखे। तो राजीव जी, मैं उस पत्र को लेकर रात भर सोचता रहा और मैं उसके पहले कुछ लिखा नहीं करता था। फिर मैंने 2 लाइनें लिखी, जिससे कि उसको ये एहसास हो जाए कि अब दोबारा पत्र हम इनको ना लिखें। उसमें मैंने उसको लिख करके दिया। अब कुछ धीरे धीरे हम याद कर रहे हैं। जी जी। कि तीर होती पास तो राम बन जाता, तलवार होती हाथ परशुराम बन जाता, आंख मारने की अदा दे देता यदि परवरदिगार, तो एक ना एक दिन घनश्याम बन जाता। बहुत बढ़िया। ये मैंने उसको लिख करके दिया। अगले दिन दुर्भाग्यपूर्ण वो पत्र लेकर के गया और सही दे नहीं पाया, और जब सीढ़ियों में उसने फेंका तभी हिंदी के अध्यापक पीछे से आ गए और पत्र वो पकड़ गया। पत्र पकड़ने के बाद उसको प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि ये तुमने जवाब लिखा है? मैं डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने मेरा नाम बता दिया कि ये पत्र लिखा तो मैंने है, लेकिन पंक्तियां ये इन्होंने बनाई हैं। मेरा नाम उस समय उदय नारायण साहू के नाम से विद्यालय में था। मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, हिंदी के अध्यापक भी थे।
हिंदी के अध्यापक बहुत अच्छा लिखते पढ़ते थे। उनके सामने जब ये प्रश्न आया कि तुमने ये लिखा है, मैंने हाथ जोड़कर उनके पैर छुए और कहा, अपनी गलती स्वीकारी कि सर मैंने ये लिखा है। उन्होंने दंड देने के बजाय मुझे एक 10 का नोट दिया और उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा लिखते हो। साथियों, राजीव जी, मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई। क्या मैं वहीं से कुछ न कुछ लिखने के लिए सोचने लगा और धीरे धीरे फिर एक कविता, 2 कविता और मन में गुनगुनाने की आदत धीरे धीरे पड़ गई, जिसे कार्य रूप में आकर अब परिणित किया जब मैं नौकरी पर आ गया। चलिए, बहुत ही अच्छी और रोचक घटना है, रोचक कहानी है ये आपके कविता लेखन की। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप जीवन में कुछ शुरुआत कर रहे होते हैं तो मसला ये नहीं होता कि आप कितने गंभीर होते हैं। मसला ये होता है कि कहीं से भी किसी की उत्पत्ति हो सकती है जो उस समय तो नहीं मालूम होता, लेकिन बाद में वो इतिहास बन जाती है। तो श्रृंगार इस रूप में भी निकला और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी आप श्रृंगार लिख रहे हैं या अब विधा कुछ चेंज हुई है? नहीं, श्रृंगार लिखने का कभी कभार वो किया था, लेकिन ये महसूस किया कि श्रृंगार लिखना मेरे वश में नहीं है, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और उस तरह से हाथ और आंख के इशारे से मैं उन पंक्तियों को दोहरा नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं मर्यादा, यह नहीं कि श्रृंगार मर्यादा नहीं तोड़ती, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन हम अपने अंदर की कमजोरी ये कहते हैं कि हमें भावनात्मक रूप से गंभीरता पसंद है और ऐसा लिखता हूं जो किसी के दिल में कोई छाप छोड़ दे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि श्रृंगार से थोड़ा हटकर गंभीर रचनाएं प्रस्तुत करूं। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उदय नारायण साहू और डॉक्टर साहब उदय जी, जो उदय जी के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग की भी मुलाकात हुई थी। तरंग की ही एक गोष्ठी है, कई सारी गोष्ठियों में हमारी मुलाकातें हुई, हम लोग ने साथ में काव्य पाठ किया मित्रों। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े ही अल्प समय में 2021 में हम देख रहे हैं, नवंबर 2021 में, कि आपकी 12 पुस्तकें हमारे पास हैं, जिनका मैं क्रमबद्ध आपके सामने शीर्षक उन सबके दोहराना चाहता हूँ। पहली किताब है सुंदरकांड दोहा रूप, दूसरी है दोहोदय, तीसरी किताब का नाम है मुक्तिकोदय और चौथी है उदयांजलि, पांचवी किताब है आपकी उदयावली, छठी किताब है स्टूडेंट्स फ्रेंड, सातवीं है भारत का व्यक्तित्व, आठवीं है भजनोदय और नवीं किताब का नाम है रिश्वतखोर दरोगा, ये उपन्यास है आपका। और 10वीं किताब है, इसका नाम है नील गगन, ये भी उपन्यास है मित्रों। और 11वीं किताब का नाम है कथापुंज कहानी संग्रह और 12वीं किताब जो मैं देख रहा हूँ इसका नाम है भगवती भजन। हालांकि मुझे आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि 13वीं किताब भी आपकी लिखी जा चुकी है, लेकिन वो कुछ संख्या और कुछ बातें थी जिनकी वजह से वो नई सीरीज में देखने को मिलेगी। तो मैं तो ऐसी कल्पना करूंगा, मैं ऐसी जिज्ञासा या ऐसा आप समझ लिए, मैं एक विश करूंगा या शिक्षा करूंगा कि 12-12 के ही सेट निकले हर बार। तो अगली बार जो है, जब हम लोग बात करें तो 13वीं ना कह के हम सीधे सीधे 24वीं किताब उनको बोले। तो मेरा इस तरीके से आपके साथ बहुत ही जो बेस्ट विशेष है वो शामिल है। तो अब जानते हैं कि सुंदरकांड दोहा रूप, सुंदरकांड तो हमने सुना हुआ है, शायद जो तुलसीदास जी वाला सुंदरकांड है यही है, यहीं से ही टाइटल लिया गया है। ये दोहा रूप क्या हुआ इसका, क्या कुछ नया प्रयोग किया है आपने? राजीव जी, मेरी नौकरी 2004 में लगी थी और 2009 तक मुझे वेतन नहीं मिला था जी। मैंने किसी के कहने पर सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया जी। जब सुंदरकांड का पाठ करके मैं हाई कोर्ट में जाता था तो मुझे ये आत्मसंतुष्टि रहती थी कि अगर नौकरी में मैं हार भी गया तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में सब लोग नौकरी ही नहीं करते हैं, जिनकी नौकरी नहीं है उनको भी भगवान 2 रोटी देता है जी। तो मेरे अंदर ये आत्म शांति आने लगी। और राजीव जी, मैं 2009 में अदालत में उपस्थित भी नहीं था और मेरे पक्ष में मेरा मुकदमा गया। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि शायद इसमें कहीं ना कहीं सुंदरकांड के अध्ययन का भी कुछ श्रेय है। मैंने रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास कृत सुंदरकांड को ही चौपाइयों के भाव को दोहे के भाव में परिवर्तित किया। ये केवल दोहा वर्जन है, दोहा रूपांतरण है, भाव वही है। गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा कोई कवि नहीं हो सकता। यदि मैं ये कहूँ कि तुलसीदास जी के
सुंदरकांड में मैंने कुछ जोड़ा घटाया है तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदरकांड को ही लिखा है, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए, जिससे कि कम छोटे बच्चे तक उसको समझ लें, इसलिए मैंने उसको चौपाई से उसमें दोहे में लिखा है। इसमें 700 दोहे हैं, 70 मुक्तक हैं और 15-16 इसमें भजन हैं जो पढ़ने में बहुत रुचिकर हैं। राजीव जी, ये मेरे सुंदरकांड लिखने का पहला हुआ है। भाई बहुत ही बधाई आपको। एक तो ये कि साफ गोई से स्वीकार कर लेना कि ये तुलसीदास जी जो कृत सुंदरकांड है वही है, हूबहू आपने उसको ही लिया है, उनके ही भाव लिए हैं, खाली उसको दोहे में परिवर्तित किया है। तो इसके लिए तो बहुत बधाई, क्योंकि ये कालजयी काम है, भविष्य में बहुत जाना जाएगा और इसने एक इतिहास बनाने का आपने काम किया हुआ है। हम लोग भी जब हमारे हाथों में ये किताब होगी तो पढ़ेंगे, उसका आनंद उठाएंगे। दूसरी किताब दोहोदय है, मेरे ख्याल से ये दोहों का संग्रह होगा। जी जी, ये दोहों का संग्रह है जी, जैसा कि उसका नाम है। और उदय मैंने अपने नाम को जोड़ दिया है। हाँ। जिसमें दोहा उदय दोहोदय हो गया, जिसमें 120 पेज की किताब है और इसमें 1200 दोहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से मुक्तकोदय भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुक्तकों का संग्रह है जिसमें 440 मुक्तक हैं। क्या बात। और ये केवल मुक्तक का संग्रह है जो 22 हेडिंग के अंतर्गत, हर हेडिंग में 20 दोहे हैं और इस तरह से 440 मुक्तक हैं इसमें। अच्छा, उदयावली जो है मुझे दिखाई दे रही है। उदयावली और उदयांजलि। हाँ, उदयांजलि और उदयावली दोनों काव्य संग्रह हैं जो कि विभिन्न विधाओं में मैंने उसमें गजल और गीत अलग नहीं किए हैं, बल्कि कुछ बाल गीत भी उसमें उनका समन्वय है। तो ये 2 कृतियों में कविताओं का संग्रह है, कविता संग्रह। अच्छा, वैसे तो आपने जिक्र किया था स्टूडेंट्स फ्रेंड का कि आपने वहाँ छात्रों से प्रेरित होकर छात्रों के लिए ये किताब लिखी होगी, स्टूडेंट्स फ्रेंड। तो क्या ये अंग्रेजी में है और ये इसका क्या मूल है, इसके बारे में भी हमें बताएं। राजीव जी, जब मैंने क्लास 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश को बच्चों के मन में उतारना चाहा, तो मैंने देखा कि अंग्रेजी राइटर्स की पोएम्स थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो रही थी। इसलिए मैंने क्लास 6 से लेकर 6, 7th, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन क्लासेस में जितने भी अंग्रेजी राइटर्स की पोएम्स हैं उनको सबको मैंने हिंदी पोएम में कन्वर्ट किया है। केवल उसका अनुवाद ही नहीं किया बल्कि हिंदी कविता में रूपांतरित किया है, जिससे बच्चे उसको पढ़ें और बड़ी आसानी से उस अंग्रेजी पोएम को हिंदी पोएम के रूप में अपने हृदय में उतार लें। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जो बाल मित्र हैं, जो स्टूडेंट छात्र बंधु हैं, उन्हें भी इन किताबों से बड़ी मदद उनके लिए बहुत उपयोगी है। अगर कभी जो है वो उनको पढ़ने का मौका मिले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर पढ़िए, ताकि आपकी क्लास भी चल जाएगी और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं जो अगली किताब है, भारत का व्यक्तित्व। ये क्या है डॉक्टर साहब? भारत का व्यक्तित्व राजीव जी, मैंने देखा कि पाठ्यक्रम में भारत की महान विभूतियों के दर्शन होते हैं जी। इन भारत के महान विभूतियों को मैंने संकलित किया और 120 महापुरुषों के जीवन परिचय को 10-10 प्रत्येक महापुरुष के 10 दोहे, इस तरह से 120 महापुरुषों के जीवन परिचय हमने दोहे के रूप में इसमें लिखा है, जो भारत की शान है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम भारत का व्यक्तित्व तो रखना ज्यादा उचित समझा है। ये भी बालकों के लिए अति उपयोगी है। अगर इसमें इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें ऐसे महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में ही पता नहीं चलेगा, बल्कि हिंदुस्तान की एक संस्कृति भी उनके हृदय में उतरेगी। भाई बहुत बढ़िया बात है। ये जो भारत का व्यक्तित्व है मित्रों, ये ऐसे शीर्षक तो इसका गद्य का लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके भीतर भी पद्य ही है। तो आपकी आत्मा में कविता कहीं ना कहीं काव्य रूप जो है, साहित्य का जो काव्य रूप है वो रचा बसा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जो अगले क्रम पे किताबें हैं उनमें 2 किताबें एक सी दिखाई दे रही हैं, भजनोदय और भगवती भजन। तो मुझे लगता है ये दोनों भी ईश्वर को प्रेरित किताबें हैं। बिल्कुल सही आपने कहा राजीव जी। भजनोदय और भगवती भजन में 2 अंतर हैं कि भजनोदय हमने निराकार परब्रह्म के रूप में अपने भजन स्थापित किए हैं और भगवती भजन माँ भगवती को समर्पित भजन है।
जिसमें केवल भगवती के भजन है, दुर्गा के भजन है और वैष्णो देवी के भजन है, जो भजन भजनोदय में नहीं है। भजनोदय एक निराकार पर ब्रह्म के रूप को, एक जैसे शालिग्राम की बटिया में हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, उनके आकार को देखते हैं, कल्पना में जिस आकार को देखते हैं हमको शालिग्राम की बटिया में दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारा भजनोदय में भजन है और भगवती भजन में माँ भगवती के चरणों में समर्पित करने के लिए हमने अपने वक्तव्य लिखे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और दिमाग में आ रही है कि ये जो आपने एक बड़ी लंबी सी आपकी किताबों की सूची है, तो इनमें जो कलेक्शन है वो वहाँ इंटर से स्टार्ट हुआ है या 20 से कहीं शुरू हुआ है? नहीं, ये 20 से शुरुआत हुई है। इसमें इंटर से तो समय काफी लंबा हो जाता है, तो आश्चर्य की बात नहीं होती। इंटर से जब हमने शुरुआत किया था वो तो एक मौज मस्ती के लिए कुछ लिखते थे, उनका संकलन नहीं किया। जी जी। और जो संकलन किया है वो हमने 2017-18 के बाद की संकलन। अरे भाई वाह, ये जो 12 चीजें हैं, ये 12 हमारी 3 साल की मेहनत का है। 3 साल में हमने ये 12 पुस्तकें तैयार की हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूंगा, और उन लोगों को खास तौर पे जिन्होंने समय का सदुपयोग ना किया हो। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी थी इससे इंटरव्यू से पहले, तो आपने बताया था कि जब कोरोना काल हुआ और पूरी दुनिया अपने घरों में सिमट गई, तब इन्होंने इन किताबों के संग्रह और इनको फाइनल रूप देने के लिए अपने समय का सदुपयोग किया, और इससे ज़्यादा उचित समय शायद इनको मिल भी नहीं सकता था। 12 किताबें अपने आप में एक इतिहास है। 12 किताबों का संकलन, 12 किताबों का प्रकाशन, प्रूफ रीडिंग, किताब का बाहर आना। किताब तो मित्रों दिखाई देता है कि हमने लिख दिया होगा और छप गई होगी, लेकिन इस लिखने और छपने के मध्य तमाम आर्थिक मानसिक कारण होते हैं। आपको बहुत बधाई। 2 किताबें और मुझे 3 दिखाई दे रही हैं। इनका एक का नाम है रिश्वतखोर दरोगा और दूसरा है नील गगन। ये दोनों उपन्यास हैं, इनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। रिश्वतखोर दरोगा एक दारोगा के रिश्वत लेने की कहानी है और इसमें हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का आगाह करते हैं, इस बात का उनसे अनुरोध भी करते हैं कि इसके नाम पर ना जाएं। रिश्वतखोर जरूर लिखा है, लेकिन इसमें एक ईमानदार अधिकारी और एक बेईमान अधिकारी के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें लिखने का प्रयास ये है कि एक दारोगा जो रिश्वत लेकर के 2 लोगों से रिश्वत लेता है और लेते लेते वो अपने महल को बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत में वो उसी महल की कोठरी के बाहर, क्योंकि उसको फालिश हो जाती है, उसकी बहू उसको निकाल देती है, घर के बाहर पड़ा रहता है और वहीं घर के बाहर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और साथियों, वो उसको कंधा देने के लिए वही 2 लोग आते हैं जिसके साथ उसने अन्याय किया होता है, जिनके साथ शोषण किया होता है, जिनके रिश्वत से वो अपना खर्च चलाता था, वही उसको अंत में कंधा देते हैं। ये एक ऐसी कहानी है कि रिश्वत लेने वाले इससे थोड़ा भयभीत हो जाए कि केवल रिश्वत ही काम नहीं आती, ऊपर वाला भी कुछ देखता है, भगवान भी देखता है, ईश्वर भी देखता है, और ऐसे लोगों को ईमानदारी के पथ पर चलने का संकेत मिले, इशारा मिले। बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार नील गगन भी जो है सामाजिक उपन्यास होगा। नील गगन भी सामाजिक उपन्यास है। 2 बच्चों की कहानी है जो गांव से निकल करके जाते हैं और बेघर हो जाते हैं। वो जब छोटे होते हैं तभी उनकी माँ की डेथ हो जाती है। सौतेली माँ ने उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, जिसकी वजह से ये एक समाज में ऐसी रुचिकर कहानी है जिसे पूरा का पूरा 184 पेज की है, उसको इतने कम समय में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी एक ऐसी कहानी है जो दिल में उतर जाने वाली कहानी है। जो छोटा बच्चा है वो एक रईस के घर में जाता है, बड़ा बच्चा एक निर्धन के घर में जाता है, और दोनों किस तरह से जा करके बाद में मिलते हैं, उनके पिताजी भी मिलते हैं, और किस तरह से वो अपने गांव लौट करके आते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा दृष्टांत उभर करके आता है। मित्रों, जब इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका कोई मूल्य जरूर है, लेकिन हमारी तरफ से निःशुल्क है ये। हम पाठकों को ये पुस्तकें निःशुल्क दे रहे हैं, जिससे कि वो पढ़ें और हमारे साहित्य को अपने घर तक पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कथा पुंज भी आपका कहानी संग्रह है, ये मैं देख पा रहा हूँ। 14 कहानियां बड़ी बड़ी हैं और 5 कहानियां छोटी हैं, जिसमें करवा चौथ एक कहानी बहुत अच्छी कहानी है, महिलाओं के लिए कहानी है। हम उनके इस व्रत को एक धार्मिक रूप देने के लिए उनकी मान्यता को कपोल कल्पित नहीं बल्कि यथार्थ में उनको मान्यता देने के लिए ये कहानी लिखी है, जिससे कि जो
सुहाग है वो किस तरह से उनका अमर रहता है, किस तरह से ईश्वर उन पर कृपा करता है। ये करवा चौथ की कहानी अंतिम कहानी है जिससे महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है। साथियों, ये लिखने का उद्देश्य यही है। कहानी लिखने का उद्देश्य केवल एक ज्ञान देना है, उनको एक बात समझाने का है, जबकि अपने विचार व्यक्त करने का नहीं है कि हमारी बात समझे, बल्कि इन दोनों के अंतर को समझे कि किस तरह से उनको इसमें मदद मिलती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हम बात तो मित्रों आपसे बहुत लंबी की जा सकती है, क्योंकि 12 किताब है तो अपने आप में 12 एपिसोड हो सकते हैं। इनको एक 10-15 मिनट की बातचीत में ख़त्म करना असंभव सा है। अगर आप चाहें तो कोई अपना एक प्रतिनिधि मुक्तक या कोई एक छोटी सी रचना आप सुनाना चाहें यदि, तो कोई मुक्तक आप मुक्तक भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत कर देते हैं जी। एक परिवार की मैंने छोटी सी कविता लिखी है और परिवार की कथा मैंने ये वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ये सुनाया भी था, तो इसी के 4-6 अशार सुना देते हैं। परिवार चाहते कलह मुक्त तो टांग अड़ाना ना चाहिए। परिवार चाहते कलह मुक्त तो टांग अड़ाना ना चाहिए। चाहे जितना हो राज जटिल पत्नी से छिपाना ना चाहिए। परिवार चाहते कलह मुक्त तो टांग अड़ाना ना चाहिए। बेटी कितनी ही भोली हो बंदिशें लगाना ना चाहिए। और बेटा नालायक भी हो तो एहसास कराना ना चाहिए। परिवार चाहते कलह मुक्त तो टांग अड़ाना ना चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब, हमने आपसे एक मुलाकात करी। ये एक यादगार मुलाकात रहेगी। हमारे दर्शकों को मालूम पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी 12 किताबें हैं जो आ चुकी हैं, आगामी कौन कौन सी योजनाएं हैं। अभी तो आगामी बहुत सारी योजनाएं आपकी चल भी रही होंगी। चल रही हैं। तो हम लोग आपसे एक और मुलाकात करेंगे जिसमें हम आपके बारे में और जो छुपे चीज़ें हैं, जो छुपी चीज़ें हुई हैं, जो छुपी हैं, जो आने वाली हैं, और जो आपके पसंदीदा मुक्तक, पसंदीदा रचनाएं 12 किताबों से अगर हम एक एक रचना भी लेंगे तो भी जो है वो 12 चीजें हो जाती हैं, जो कि एक एपिसोड में तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग एक बार और बैठेंगे आपके साथ। आशा है कि इतने में आप समझ गए होंगे कि आज मैंने सिटी सिग्नेचर के रूप में जिन सज्जन को आपके समक्ष प्रस्तुत किया वो कितना न्याय करते हैं हमारे इस एपिसोड के साथ। निश्चित रूप से वो आइकॉन है इस संस्थान के लिए, इस समाज के लिए, कानपुर के लिए, और वो प्रेरणा भी है कि आप भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे कानपुर का नाम इतिहास में दर्ज हो। और यदि आपके आसपास भी ऐसे सिटी सिग्नेचर छुपे हैं, ऐसे व्यक्तित्व आपके आसपास भी हैं, तो निश्चित रूप से सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल को बताएं, ताकि हम उन्हें आपके समक्ष लेके आएं और इस देश और दुनिया को उनसे रूबरू कराएं। इसी उम्मीद के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूं अगली मुलाकात के लिए।